बातें कुछ सुनी कुछ अनसुनी। ये सब तुम्हारा करम है मेरे आका कि बात अब तक बनी हुई है। लम्हे कुछ कहे कुछ अनकहे। जब पिया है पत्थरों को तोड़कर पानी पिया है, बूंद भर एहसान भी मुझ पर समंदर का नहीं। एहसास कुछ छुए कुछ अनछुए। कलाकार बनाए नहीं, कलाकार बना। मैंने इतना डांस किया जो मेरा टाइम था उससे मैं डबल डांस किया था। मिलिए मशहूर हस्तियों से जिनके फन और जज्बात से महक रहा है गुलिस्तान। सिर्फ जन टीवी पर। खबरें जो घर कर जाती हैं जहन में, खबरें जो कर देती हैं सोचने पर मजबूर, खबरें जो उठाती हैं सवाल, खबरें जो लाती हैं बदलाव, आम आदमी की जिंदगी पर सीधा असर डालने वाली खास खबर। आपका मनपसंद चैनल जन टीवी अब देखना हुआ और भी आसान। जी हां, अगर आप हैं रिलायंस जियो सिम यूजर तो जन टीवी देख सकते हैं बिल्कुल फ्री। क्लिक करें माई जियो एप्लीकेशन पर, इंस्टॉल करें जियो टीवी एप्लीकेशन, सर्च करें जन टीवी और बस एक क्लिक पर पाएं जन टीवी लाइव आपकी मुट्ठी में, कहीं भी कभी भी। आपका मनपसंद चैनल जन टीवी। जन टीवी, जन जन की आवाज। जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है। हेलो, हाँ, यदि आप दृढ़ संकल्प और दोनों भाई हैं ना, राहुल गांधी और वो। जन टीवी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम चर्चा करेंगे राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल के नरेंद्र मोदी पर लगातार हमले हैं। नोटबंदी के बाद से ही लगातार कहा जा रहा है कि आम जन को पूरी सासत में डाल दिया है और एक तरह से आर्थिक आपातकाल है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ आज राहुल गांधी ने फिर हमला तेज करते हुए कहा है कि ये एक आर्थिक डकैती देश के सामने है और देश को इसको भुगतना पड़ रहा है। अरविंद केजरीवाल ने साफ कहा है कि नरेंद्र मोदी कैशलेस होना चाहते हैं तो खुद इसकी पहल करें और अपनी पार्टी के चंदे की लिस्ट को जारी करें। क्यों ना इसके लिए स्वाइप सिस्टम हो या फिर चेक के जरिए ट्रांसपेरेंसी लाई जानी चाहिए। बिड़ला, सहारा और माल्या, इनके हिसाब की भी चर्चा की जानी चाहिए। दोनों नेताओं ने सुर में सुर मिलाए और हमला नरेंद्र मोदी पर किया है। खैर चलिए, नोटबंदी के 50 दिन पूरे होने वाले हैं, लेकिन ये हमले पूरे कब होंगे, कब तक चलेंगे, ये देखने वाली बात होगी। सुनिए राहुल अल्मोड़ा में क्या कह रहे हैं और अरविंद केजरीवाल जयपुर में क्या बोल रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई भी कदम उठाए, छोटा कदम बड़ा कदम, कांग्रेस पार्टी उनका 100% समर्थन देगी। हमारे सब नेता, हमारे सब कार्यकर्ता उस निर्णय को अपना समर्थन देंगे। मगर नोटबंदी काले धन के खिलाफ निर्णय नहीं था, भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णय नहीं था। नोटबंदी एक आर्थिक डकैती थी, आर्थिक डकैती। 1.5 महीना हो गया नोटबंदी करे हुए। एक पैसे का भ्रष्टाचार खत्म हुआ नहीं हुआ, एक पैसे का काला धन खत्म हुआ नहीं हुआ। सारे अमीरों ने बैंक के पिछले दरवाजे से अपने नोट ठीक करवा लिए। गरीब आदमी लाइनों में लगा हुआ है, गरीबों का रोजगार चला गया, सारा देश मर रहा है। तो ये 8 लाख करोड़ का घोटाला है। ये नोटबंदी क्यों करी प्रधानमंत्री जी ने?
बहुत सोचा हम लोगों ने। ये नोटबंदी इसलिए करी है ताकि अमीरों ने लोन ले रखे थे बैंकों से, वो लोन खराब हो गए। तो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि 8 लाख करोड़ का घोटाला है, प्रधानमंत्री ने रोजगार छीन लिए हैं। क्यों की थी नोटबंदी? कोई इसकी एक्सरसाइज नहीं थी क्या? करप्शन खत्म हुआ? काला धन समाप्त हो जाएगा? ये कुछ सवाल राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी से कर रहे हैं। चलिए, लक्ष्मीकांत जी भाजपा नेता हमारे साथ हैं, अर्चना जी कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हमारे साथ में है। लक्ष्मीकांत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि लगातार हमले अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी की ओर से हो रहे हैं। उनका साफ कहना है कि नोटबंदी को लेकर के सरकार ये बता दे कि कौन से ये समझदारी का काम था। राहुल गांधी ने आज साफ कहा है कि आर्थिक डकैती है, और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि महज ये काला धन वालों का ही धन सफेद करने के लिए एक मुहिम चलाई है सरकार ने। देखिए, दोनों नेता एक स्वर में बात कर रहे हैं। ये इस बात को स्पष्ट करता है कि ये दोनों नेता क्या सोचते हैं और क्या इनका अभियान है। जो अरविंद केजरीवाल ये कहा करते थे कांग्रेस में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, वे कांग्रेस के सुर में सुर मिलाकर बात कर रहे हैं। यही इस बात को इंगित करता है कि मोदी सही दिशा की ओर जा रहे हैं। पहली बात, क्योंकि जहां आज राहुल गांधी इसको आर्थिक डकैती बता रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता कांग्रेस किस दिशा में जा रही है। पहले दिन का मुझे वक्तव्य ध्यान है, राहुल गांधी का वक्तव्य कुछ और था, माननीय दिग्विजय सिंह जी के अलग वक्तव्य की ओर आ रहे थे, यहां पर गुरदास कामत जी का अलग वक्तव्य आ रहा था। कांग्रेस अभी तक भी इसकी दिशा और दशा तय नहीं कर पा रही कि हम किस ओर जा रहे हैं। लास्ट में लगा कि कुछ हो नहीं रहा, देश की जनता मोदी के साथ खड़ी है, तो इन्होंने एक अभियान चालू किया, एक चिंगारी लगाने का प्रयास किया, लेकिन देश की जनता इनकी चिंगारी में आई नहीं। विपक्ष एकजुट हो नहीं पाया। राष्ट्रपति मिलने जाने का प्रयास, राष्ट्रपति के पास मिलने जाने के बाद विपक्ष ने एकजुटता के साथ कही, लेकिन वहां अरविंद केजरीवाल और माननीय ममता बनर्जी के अलावा कोई पहुंच नहीं पाता। राहुल जी उनके साथ लगते नहीं है। बाद में लगने लगा कि इसको बड़े स्तर पर देश भर में मोदी जी के साथ लोग खड़े हैं, समर्थन दे रहे हैं, तो इनको लगा कि हमारे तो बिल्कुल हम लोग समाप्त प्राय हो जाएंगे। कांग्रेस मुक्त भारत की जो कल्पना मोदी जी और हम सब लोगों ने मिलकर की है और देश की जनता ने की है, वह इस ओर अग्रसर में जा रही है। तो उठे तो नोटबंदी से कांग्रेस मुक्त भारत का संबंध क्या है? नोटबंदी से कांग्रेस का लगातार 60 वर्षों से ये चिंता किसको है? आज देश की जनता संतोष की लाइन में खड़ी है, और वह इस लाइन में खड़ी होकर परेशान होने के बाद भी हम उनको साधुवाद देते देश की जनता को, जो परेशान होने के बाद भी मोदी के साथ खड़ी है। लेकिन कुछ राजनेताओं को ये बात समझ नहीं आ रही। लोग बीजेपी का बयान हो सकता है कि जनता मोदी जी के साथ खड़ी है। ऐसा नहीं लग रहा आपको कि अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं, अपनी मजबूरी के लिए वो लाइन में खड़े हैं, अपने धैर्य को एक तपा रहे हैं, धैर्य की परीक्षा नहीं ले रहे? देखिए, जिस देश में छोटी सी बात पर बवाल मच जाया करता है, हाँ। जिस देश में मूल्य के लोगों में आपसी तनाव कभी भी हो जाता है, इतनी बड़ी घटना पर ये देश के लोग आकर्षित होते, तो देश के लोग सड़कों पर उतर गए। चारा क्या है? लोग इनके साथ लग गए होते, सड़कों पर उतर गए होते, विपक्ष के साथ विपक्ष सुर में सुर मिला रहे होते। राहुल गांधी जाकर लाइन में खड़े होते हैं वहां और मोदी मोदी के नारे लगते हैं। इस स्थिति को आप क्या कहेंगे? क्या देश की जनता मोदी के साथ खड़ी है, क्या नहीं खड़ी? चलिए, अर्चना जी देंगे जवाब इसका। अर्चना जी, आपने सुना अभी लक्ष्मीकांत पारिक साहब बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, राहुल गांधी इसे आर्थिक डकैती बता रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष का अभी भी यही कहना है कि पूरे देश की जनता जब साथ है, राजनीतिक दलों को कोई ऐसा आधार नहीं मिल रहा, अपने वजूद को बचाने के लिए महज बस एक नोटबंदी का विरोध किया जा रहा है। देखिए योगेंद्र जी, मैं धैर्य से इनको इसीलिए सुन रही थी कि जो जनता है वो 40 दिन बाद भी आज हाहाकार कर रही है, किस प्रकार से उस चीज को स्पेसिफाई करते हुए बताना चाह रहे हैं कि उनका ये जो निर्णय था, विशेषकर प्रधानमंत्री का एकल निर्णय जो था देश की पूरी जनता को प्रभावित करने वाला, वो इनको बहुत ज्यादा सुहारा है। अब यदि विपक्षी पार्टी के तौर पर चाहे अरविंद केजरीवाल राजस्थान की राजधानी में सभा करके और खुलासे करते हुए, माननीय राहुल जी जो पूरे देश भर में घूम करके जनता की भावना की अभिव्यक्ति करें, उस पर इनको आपत्ति। कल मैं हतप्रभ थी योगेंद्र जी, जब मैं प्रधानमंत्री के वक्तव्य को सुन रही थी, या कह सकते हैं एक सभा को संबोधित कर रहे थे, वो किस प्रकार से अपनी गरिमा का हनन करते हो, क्योंकि व्यक्ति से बड़ा इंस्टीट्यूशन हो जाता है और वो एक संस्था बन गए हैं। उसके बावजूद उन्होंने विपक्षी नेता के प्रति जिस तरह की उपमाओं के आधार पर उनका अपमान करने का प्रयास किया, उसने पूरी संस्था की गरिमा का हनन कर दिया। आपने कोई निर्णय लिया, अकस्मात लिया, और इसमें आपने जिम्मेदारी भी खुद ग्रहण करने का प्रयास किया कि यदि इस पर मैं सफल नहीं होता हूं तो मैं जो भी है मुझे सजा दी जाए। पूरे देश को संबोधित करते हुए उन्होंने कह दिया। अब 40 दिन व्यतीत होते हैं, जनता सड़कों पर है, पैसा सर्कुलेशन में आता नहीं है। आज आपने देखा फोर्ब्स का जो वक्तव्य आया फोर्ब्स मैगजीन का, उन्होंने कहा कि ये सबसे बड़ा फेलियर है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का।
और उसके बाद जो मूडीज की रेटिंग है उसमें भी जो भारत की जीडीपी को लेकर के उसकी रेटिंग है उसमें बहुत ज्यादा नकारात्मक कमेंट्स आए हैं। सरकार उस पर आपत्ति भी दर्ज कराने का प्रयास कर रही है, लेकिन मेरा ये मानना है कि भारत के परिदृश्य में इसे आर्थिक आतंकवाद भी कहा जा सकता है, आर्थिक आपातकाल भी कहा जा सकता है। राहुल गांधी जी ने सही कहा कि आर्थिक डकैती, उसका कारण सिर्फ यही है कि एक तरफ जनता सड़कों पर खड़ी हुई थी, अपने ही श्रम के पैसे को लेने के लिए घंटों से लेकर दिनों तक वो संघर्ष कर रही थी। और उस अवस्था में क्या हुआ कि इन्होंने जो सबसे बड़ा बैंक है एसबीआई बैंक, उसने 1200 करोड़ रुपए उस व्यक्ति के राइट ऑफ कर दिए जो कि भगोड़ा घोषित है, जिसके लिए सरकार दावा करती है कि हम ईडी का नोटिस जारी करें। बड़ा प्रश्न तो नरेंद्र मोदी जी के आज सबसे बड़ी चुनौती के रूप में यह है कि यदि आपको ये सारी कार्रवाई करनी थी तो क्या आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, आपकी ईडी को ये जानकारी नहीं थी कि पहले से कौन से भ्रष्ट लोग हैं जिनको गिरफ्त में लेना चाहिए। अर्चना जी, एक सवाल है यहाँ पे, सरकारों के पास में अपनी देखें इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, गवर्नमेंट आपकी भी रही है, इनकी भी है, क्या वास्तव में जो एजेंसीज हैं उनके पास में किसी की भी लिस्टिंग अगर वो सॉर्ट आउट करके भी रखते हैं तो उस पर सरकार गौर फरमाती है, कोई भी गवर्नमेंट, या सिर्फ उनको कि जिसका धरातल मजबूत है उसी की गिरबान पे हाथ डाला जाता है? देखिए, मैं यही आपसे कह रही हूँ कि आप ये नहीं, हर सरकार की बात है ये। बिल्कुल, आपकी इच्छा शक्ति होनी, जब इच्छा शक्ति नहीं है आपकी, आप ये कहना चाह रहे, आपने कहा ना शुरुआत में इन्होंने कि बिल्कुल दिशाहीन विपक्ष, मैं कहती हूँ दिशाहीन निर्णय था, लेकिन चूंकि निर्णय राष्ट्रीयता के नाम पर लिया गया था, कहा गया था आतंकवाद का उन्मूलन होगा, काउंटरफीट करेंसी हटाएंगे और सारा जो चीजें उस चीज को उन्मूलन कर देंगे उस चीज, लेकिन पता चला कि अंत में तीनों जो परिभाषित करने वाले मुद्दे थे उसकी जगह कैशलेस इकोनॉमी पर आ गए। अब सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन जो आ रहा है, सभी जो इकोनॉमिस्ट है, वर्ल्ड रिनाउंड इकोनॉमिस्ट, उनका कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव में आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति, एक आम भारतीय जो कैशलेस इकोनॉमी पर जाएगा। उन्होंने सबसे बड़ी विडंबना और देखी है कि भारत के प्रधानमंत्री ने साफगोई के साथ बहुत बड़ा झूठ बोल दिया कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कह दिया कि 60% आबादी अनपढ़ है। प्रधानमंत्री का वक्तव्य संसद के पटल पर आए, उन्होंने अनपढ़ या कह सकते हैं इलिटरेसी के बारे में कोई बयान नहीं। उन्होंने कहा 60% लोगों के पास बैंकिंग एक्सेस नहीं है। ऐसी अवस्था में बिना इंफ्रास्ट्रक्चर को कंसोलिडेट किया आप एकदम से ऐसा निर्णय नहीं ले सकते। कैशलेस बनाना या कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ाना, ये तो यूपीए गवर्नमेंट का भी विजन था, हम लोग काम ही कर रहे थे इस पर, लेकिन उसका ये तात्पर्य नहीं था कि आप अचानक एक निर्णय लेते हो। ये कब होता है आपको पता है? जब आप कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ लेते हो और कॉन्स्टिट्यूशन की स्थापना वाले दिवस पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को कोट करने का प्रयास करते हो, उस मंच से भी विपक्ष के ऊपर कटाक्ष करते हो और उसके बाद भूल जाते हो कि बाबा साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही थी उसी असेंबली कि जब सारी शक्तियां एक व्यक्ति में समाहित हो जाती हैं तो लोगों की निरंकुशता की बढ़ने में समय नहीं लगता, तानाशाही विकसित हो सकती है। आज देश उस ओर ही बढ़ रहा है, और उस ओर क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि यहाँ पर समस्या होगी एक ही मस्तिष्क के आधार पर सारे निर्णय लिए जा रहे हैं। ना तो आरबीआई गवर्नर को कुछ पता था, इससे बड़ी क्या विडंबना होगी कि सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन था ये उसको। अर्चना जी, ये तो सब हम लोग एक कयास लगा रहे हैं या कह रहे हैं, इस बात का हमें क्या कैसे पता कि आरबीआई गवर्नर या उन्होंने अपने स्तर पे नरेंद्र मोदी ने कुछ ऐसी टीम के साथ में डिस्कशन नहीं किया नहीं, उसका कारण है, करना चाह रही थी? देखिए, जब अभी जो पार्लियामेंट्री कमेटी है जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी भी, उन्होंने कल ही स्पष्ट किया है कि आप सबसे पहले उन सरकारी अधिकारियों को तलब कीजिए आरबीआई गवर्नर से बात करने से पूर्व जिन्हें इसकी सूचना थी और आरबीआई गवर्नर को नहीं थी। यानी इस चीज की तो स्वीकार्यता से बीजेपी के भी सदस्य थे, उन्होंने भी सहमति जताई कि पहले उन लोगों से बात करनी पड़ेगी, सरकारी नुमाइंदों से, जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी के साथ इस निर्णय को लेने के समय सहमति जताते हुए उनके साथ ही आरबीआई गवर्नर को भी पूरी सूचना दी। अब एक अलग मामला है कि आप नोट छपवाने की तैयारी पहले, हम ये नहीं कह रहे कि नोट छपवाने के समय आरबीआई गवर्नर को नहीं पता क्योंकि सिग्नेचर उनके, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि इसका डीमोनेटाइजेशन के तहत इसका इस्तेमाल होगा, क्योंकि जो हमारे जो प्रेसेज हैं उसके जो प्रतिनिधि है वो तक कह रहे हैं कि सरकार ये कह रही थी कि नव वर्ष में नया नोट लेकर के आएंगे। चलो मैं वापस आऊंगा अर्चना जी आपके पास में एक बार। पूनम चंद जी भंडारी साहब आम आदमी पार्टी के नेता, अपने नेता से जस्ट फ्री होके ही आ रहे हैं। पूनम चंद जी, आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल ने नया कुछ जयपुर में नहीं कहा, वही 1,14,000 करोड़ या कहें 1.25 लाख करोड़, 8 लाख करोड़ का स्कैम, 1,14,000 करोड़ रुपए माफ किए हैं, ये सब चीजें कोई नई बात लग रहा था। जयपुर की जनता नई जगह, पहली बार अरविंद केजरीवाल यहाँ मोर्चा खोलने आ रहे हैं, तो नया कुछ लगा नहीं इसमें। देखिए, नया तो कोई पुराना है क्या साहब? आप बताइए, 1,14,000 करोड़ मोदी जी ने उनका कर माफ कर दिया उद्योगपतियों का, कितने 82 कितने लोगों का किया, और इनकम टैक्स की कमिश्नर की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर 25 करोड़ रुपए उससे लेना बताया कि उनके गुजरात के सीएम को दिया था, उन्होंने 13 करोड़ दे दिया है, 12 करोड़ बाकी है। वेट लॉस का भी लिखा हुआ सर है।
तो ये डॉक्यूमेंट साथ लेकर के आए थे और पब्लिक को डॉक्यूमेंट बता रहे थे ये देखिए ये किया है। और जो 8 लाख करोड़ का घोटाला वो यही है कि जनता का पैसा जब बैंक में जमा हो गया है 1 तारीख को हमको सारा पैसा मिलने वाला नहीं है। इन्हीं पैसे से उन लोगों का 8 लाख करोड़ का लोन है वो माफ किया जाएगा, उनको फर्दर लोन दिए जाएंगे। यही बतानी सारी बातें जो है एकमात्र वो साहसिक नेता है जिसने 2 दिन बाद ही कह दिया था कि नोटबंदी का